थे आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस की। स्वास्थ्य बीमा रिन्यूअल धीमा क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसका जिक्र और डिटेल में आपसे बताऊंगा अभी कि लोगों ने अब या तो अपने हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं कराया या फिर रिन्यू कराया भी है तो उन्होंने अपने आप को डाउनग्रेड किया है, मतलब अपनी कुछ सुविधाएं छोड़ दी हैं या अपना क्लेम थोड़ा सा कम कर लिया है, जो इंश्योर्ड अमाउंट है उससे कम कर लिया। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है कि ऐसा वक्त जब हम सबसे कहते हैं कि भाई आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, तो लोगों को क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि उन्हें या तो अपना स्वास्थ्य बीमा छोड़ना पड़ रहा है और रिन्यू नहीं करवा रहे हैं या फिर अगर करवा रहे हैं तो डाउनग्रेड कराने की नौबत आ रही है। तो आइए इसके कारणों में जाते हैं और फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पे इन दिनों बहुत सारी बातचीत हो रही है। एक जरूरी चीज, लेकिन इसके पीछे इतना गोरख धंधा शुरू हो चुका है कि आपको लगता है कि भाई हो क्या रहा है। तो देखिए, एक policybazaar.com का ये रिपोर्ट है जो कहता है कि 10% ग्राहकों ने अपना रिन्यूअल नहीं कराया है, यानी कि 100 में से 10 ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया पॉलिसी का। क्यों नहीं कराया? क्योंकि 10% ग्राहकों का प्रीमियम 30% से ज़्यादा बढ़ गया। ये देखिए, प्रीमियम का बड़ा खेल है यहाँ पर। अगर 30% एक बहुत बड़ी इंक्रीज होती है, वो अगर बढ़ जाए एक झटके में, तो वाकई बहुत सारे लोगों के लिए वो बजट के बाहर निकल जाता है। सस्ते प्लान में या फिर लोग स्विच कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अब मैं इतना प्रीमियम तो नहीं दे पाऊंगा तो उससे सस्ते प्लान में आ जाऊं, 4 सुविधाएं कम होंगी, थोड़ी सी बीमारियां कम कवर हो रही होंगी या फिर कवर कम होगा। कुछ सुविधाएं छोड़ रहे हैं ग्राहक, जैसा मैंने आपसे कहा कि वो फिर ऑप्ट करते हैं सस्ते प्लान की तरफ, जहां पर उनको कुछ चीज़ें छोड़ देनी पड़ती हैं। और ये सब हो रहा है ऐसे वक्त में जब बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, क्रिटिकल इलनेस बढ़ रही है, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं और उसके कारण बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी पैदा हो रहे हैं। ऐसे में देश की बड़ी आबादी को हेल्थ बीमा की जरूरत है। सरकार भी इस पे अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन जो पॉलिसीज बाजार में बिक रही है उनमें ऐसा ट्रेंड क्यों देखने को मिल रहा है? तो चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे और इसी लाइन पर आज हम पूरा जो हेल्थ बीमा का प्रोसेस है A to Z और उसमें जितने इश्यूज हैं, जितनी प्रॉब्लम है पॉलिसी खरीदने से लेके एग्जीक्यूशन तक और फिर हॉस्पिटल जाने तक, उन सब पे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पॉलिसी बाजार के बिजनेस हेड हेल्थ इंश्योरेंस सिद्धार्थ सिंघल और रूंगटा सिक्योरिटीज़ के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सिद्धार्थ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप ही की तरफ से, रिपोर्ट आप ही की तरफ से, अब इसके कारण में जाने की भी ज़रूरत है कि क्यों 10% लोग ऐसे हैं जो या तो बीमा छोड़ रहे हैं या खुद को डाउनग्रेड कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए विपिन जी, इसको मैं थोड़ा सा एक चीज को करेक्ट करना चाहूंगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर 100% लोग अगर 100 कस्टमर्स लेते थे स्वास्थ्य बीमा, पहले क्या था कि 80 या 81% लोग ही उसको कंटिन्यू करते थे। इनफैक्ट अब 90% लोग रिन्यू करते हैं अपनी पॉलिसीज को। 10% लोग काफी कारणों से, जिसमें कि हो सकता है उनको उस टाइम पे लगे कि मेरे को बीमा की जरूरत नहीं है, या फिर वो किसी और प्लान में स्विच कर लेते हैं, या फिर वो मान लीजिए कि उन्हें लगता है कि मेरी अपनी जो कंपनी के द्वारा पॉलिसी है वो सफिशिएंट है, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूं। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 90% लोग कंटिन्यू करते हैं हर साल अपने स्वास्थ्य बीमा को, जो कि एक नंबर बढ़ा है पिछले 1 साल में। पहले ये नंबर कम था और इसके कई कारण है क्यों बढ़ा है। वन, कि जैसा कि आपने बताया कि सस्ते ऑप्शंस भी आ गए हैं मार्केट में कस्टमर्स के लिए, जिसमें वो अपनी पॉलिसीज को माइग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे काफी सारे प्रोडक्ट में भी बदलाव हुए हैं, जिसके कारण जो बेनिफिट है कस्टमर को एक सेम पॉलिसी में ज्यादा मिलता है, तो वो ज्यादा लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा बदलाव है, जो कि रिन्यूअल रेट बेटर हुए हैं, क्योंकि वहां पे जो पहले 80% था वो 90% तक पहुंच गया। ठीक है, ये एक और स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, लेकिन एक बड़ी हकीकत इस समय ये भी है, हर्ष जी मैं आपके पास आता हूं, कि इस समय बहुत सारे लोग, जैसे आप पॉलिसी खरीदते हैं, देखिए पूरी एक चेन है जहां पॉलिसी का खरीदना, पॉलिसी को खरीदने के बाद पॉलिसी का इस्तेमाल, हम तो करेंगे दुआ कि किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती है, और पॉलिसी के इस्तेमाल के वक्त फिर बहुत सारी चीज़ें। तो पॉलिसी के खरीदने से हम बातचीत करते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग, अब इसमें एक रीज़न इस रिपोर्ट में ये भी था कि क्योंकि प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं। प्रीमियम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इलाज महंगा हो रहा है, वन ऑफ द रीज़न। क्लेम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वन ऑफ द रीज़न। तो वो तो एक अपने आप में अलग ही बात है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि आज उन्होंने एक पॉलिसी खरीदी और पता चला अगले साल ही
उसका प्रीमियम इतना जंप कर गया कि आप उसे अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं रहे। जब पॉलिसी बेची जा रही होती है तब चीज़ें उतनी क्लियरली बताई नहीं जाती। ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि भाई कितना बढ़ेगा, या कई बार तो जो क्लेम कर दिए जाते हैं कि ये 5 साल तक नहीं बढ़ेगा, या 5 साल में 5-5% करके बढ़ेगा, या ओवर द 5 ईयर 5% करेगा। अगले साल जब वो बढ़ता है और उसके बाद बस आप कस्टमर केयर को कॉल लगाते रह जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई आपकी होती नहीं है। तो ये थोड़ा नहीं, ठीक ठाक फैक्टर मिस सेलिंग का भी होता है। क्या कहेंगे आप इसमें कि ये भी एक बड़ा रीजन है कि लोग खरीद तो लेते हैं, अवेयरनेस तो आ गई, लेकिन बाद में प्रोडक्ट की क्वालिटी अभी भी वैसी नहीं है जहां लोगों को लगे कि मेरे साथ सब कुछ फेयर है। तो देखिए विपिन जी, क्लेम्स के रिलेटेड जो बातें हैं कि प्रीमियम क्यों बढ़ रहा है, तो उसके 2-3 कारण होते हैं। एक, आपने सही फरमाया कि अगर क्लेम्स ज्यादा हो रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के जो कैलकुलेशन है वो इस बेसिस पे होते हैं कि वो एक एस्टिमेट बनाते हैं कि इतने हमारे साल में क्लेम्स आने वाले हैं। अगर मेडिकल इन्फ्लेशन है जो मान लीजिए 15 से 20% के आसपास है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है और उसके जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका कॉस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम रेशियो पे आता है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए 100 रुपया प्रीमियम के रूप में कमा रही है और उसके सामने उनका क्लेम 100 रुपए से ज्यादा जाता है, तो वो डेफिनेटली ये मौका देखती है कि हमें अपना प्रीमियम बढ़ाना होगा, नहीं तो उनका बिजनेस वायबल नहीं होता है। अब दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए क्लेम रेशियो को हम साइड में रख दें और ये देखें कि कोई भी एक ग्राहक है, आपने जैसे कहा कि मैंने अगर इस साल ही पॉलिसी ली और अगले साल मेरा प्रीमियम बढ़ता है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो 2 कारण प्राइमरीली हैं। पहला कारण है कि मान लीजिए आपने इंश्योरेंस खरीदा था जो आप 45 साल के थे। अब अगले साल जब आप रिन्यूअल के लिए आते हैं, आप 46 ईयर्स के हो जाएंगे, तो क्या होता है कि आप एक अलग प्रीमियम स्लैब में चले गए। तो इंश्योरेंस कंपनी का अगर स्लैब मान लीजिए 35 से 40 के जितने लोग हैं वो सेम प्रीमियम भरेंगे, 40 से 45 तक जितने हैं वो उतना एक XYZ प्रीमियम भरेंगे। जब आप एक अगले स्लैब में जाते हैं, आप 45 से 46 के हो गए, तो आप एक अगले स्लैब में चले गए, तो आपके प्रीमियम में एक जंप होगा। दूसरा पहलू आपको ये देखना है कि इंश्योरेंस कंपनीज एक रेगुलर इंटरवल्स पे IRDA के अप्रूवल के बेसिस पे अपना प्रीमियम रिवाइज करती है। तो मान लीजिए आप 41 ईयर्स के हैं और आप 40 से 45 के स्लैब में हैं, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी अपना ओवरऑल प्रीमियम रिवाइज नहीं करती, तो आप 41, 42, 43, 44, 45 आपका प्रीमियम एक स्थिर रहेगा क्योंकि आप उस स्लैब में हैं। अब आप 41 के हैं और इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आई मीन मैट्रिक्स हैं वो ठीक नहीं है, तो वो IRDA के साथ अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हमें प्रीमियम्स रिवाइज करने हैं। IRDA की अनुमति के बाद वो प्रीमियम रिवाइज करते हैं। तो बिसाइड्स द फैक्ट कि आप 41, 42 ईयर्स के स्लैब में ही हैं, लेकिन ओवरऑल वो स्लैब में ही प्रीमियम चेंज हो गया है, तो आप पे भी उसका असर आएगा। और तीसरा पहलू ये है कि कई इंश्योरेंस कंपनीज आपको एड ऑन्स ऐड कर रही है। अभी ये कह रही है कि भाई आपका एक प्लेन सिंपल इंश्योरेंस तो है, लेकिन चलिए मैं उसमें एक एड ऑन डालता हूँ कि मैं इन्फिनिटी कवर दे रहा हूँ आपको, मतलब कि आपका सम इंश्योर्ड जो है वो लगातार वो रिस्टोर होते रहेगा। ऐसे करके वो काफी एड ऑन्स ऐड करने के करते हैं कि भाई ये एड ऑन्स मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अगर ये ले रहे हैं तो आपको प्रीमियम बढ़ेगा, आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम दीजिए और ये लीजिए। कई एड ऑन्स जो है वो माइग्रेशन के टाइम, सो अब एक और पहलू बन के आ रहा है कि कई प्रोडक्ट्स जो है इंश्योरेंस कंपनीज नए प्रोडक्ट्स लाई हैं, तो पुराने प्रोडक्ट्स को फेज आउट की हैं और नए प्रोडक्ट्स में कई एड ऑन फीचर्स हैं जो इनबिल्ट है। अब वो कह रहे हैं कि पुराना प्रोडक्ट मैं रिन्यूअल के टाइम पे रिन्यू नहीं कर रहा हूं, मुझे आपको इस प्रोडक्ट से निकल के एक हायर वर्जन वाला जो प्रोडक्ट है उसमें आपको माइग्रेट करना है और वो कंपलसरी है। तो जब आप वो नए प्रोडक्ट में जाते हैं तो उसका प्रीमियम जो है वो नया लागू होगा, आपको स्लैब चेंज नहीं हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। तो 3-4 तरीके हैं जिसकी वजह से आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। तो आपके पॉलिसी होल्डर जो भी है उन्हें समझना होगा कि किस वजह से आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। नहीं, ये बात ठीक है हर्ष, आपने जो सारी बातें समझाई ये ठीक है, लेकिन ये फेयर ग्राउंड पर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज 44 हैं, 45 हैं और आप अगले साल एक अगले स्लैब में जाएंगे, तो एक स्लैब की टेबल बना के दी जा सकती है। और ये तो IRDA ने भी कहा है कि जब आप ये पॉलिसी बेच रहे हैं तब ये सारी बातें क्लियर करें, लेकिन अफसोस की बात है कि नहीं क्लियर की जाती। वो एट सरप्राइज आता है बहुत सारे लोगों के लिए। नंबर 2, आपने प्रोडक्ट का रिवीजन किया, लेकिन उस रिवीजन में मेरी सहमति है क्या? नहीं है। अब ये प्रोडक्ट रिवीजन किस आधार पे हो रहा है? क्या मुझे उसकी ज़रूरत है, क्या मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, और क्या वो मेरे लिए कंपलसरी होना चाहिए? इस पर तो सवाल उठेगा। सिद्धार्थ, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो
रिवीजन के रूल हैं, इसको IRDA ने कहीं डिफाइन किया है क्या कि आप कितने साल में कितनी मैक्सिमम प्रीमियम बढ़ा सकते हैं? मतलब मान लीजिए कोई कंपनी कहती है कि मेरे क्लेम्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, या कोई कंपनी कहती है कि मैंने तो इतनी उम्मीद की थी कि इतनी पॉलिसी बिक जाएगी लेकिन उतनी डिमांड नहीं आई, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर के बीच ही मुझे खर्चा बांटना पड़ेगा, तो अब मुझे इतना बढ़ाना है। लेकिन उसका कोई सेट रूल्स होता है या वो कैसे गवर्न होती है? IRDA के हिसाब से होती है, परमिशन लेनी पड़ती है जैसे अभी बताया हर्षवर्धन ने, या फिर उनको कुछ एक सेट लिमिट में परमिशन ऑलरेडी अलाउड है कि इतने परसेंटेज में आप बढ़ा सकते हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा विपिन जी। देखिए ये जो भी परमिशंस होती हैं रेगुलेटर के द्वारा ही होती हैं। मतलब कंपनीज अप्रोच करती हैं रेगुलेटर को, और ये टाइम टू टाइम ये एक तरीके से डिस्कशन चलता रहता है बिटवीन एक इंश्योरेंस कंपनी के और रेगुलेटर के बीच में कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि एज अ रेगुलेटर क्या कहते हैं कि दोनों ही सिचुएशंस मैनेज करनी है कि जहाँ पे प्रॉफिटेबल भी रहे कंपनी, ताकि आगे क्लेम सर्विसिंग होती रहे, और साथ ही साथ कस्टमर पे भी ज्यादा दबाव ना पड़े, कोई बोझ ना पड़े। तो ये एक टाइम टू टाइम जनरली 3 साल में प्रीमियम रिवाइज होते हैं। कई प्रोडक्ट्स में थोड़ा टाइम ज्यादा भी हो जाता है कि जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी 5-6 साल में एक बार ही रिवाइज करती है, कभी 3 साल में करती है। तो और जनरली कोई एक स्लैब है कि 3 साल में, मान लीजिए 3 साल वो पीरियड हम माने, लेकिन वो रिवीजन कितना होगा? वो रिवीजन 2 से 5% होगा, वो रिवीजन 10% होगा, या वो कंपनी के ऊपर है कि वो कितना भी रिवीजन करे एज पर इसकी उसकी स्टैटिस्टिक्स उसको कितना अलाउ कर रहे हैं? देखिए ज्यादातर केसेस में जो इनफैक्ट हमारा ही हमने जो एक डेटा है कि हमारे कस्टमर्स के हिसाब से 8 से 10%, 12% के आसपास रिवीजन होते हैं एनुअली, अगर मैं कहूंगा। किसी केसेस में जैसे 30% से ज्यादा जो रिवीजन है कुछ 8 से 10% कस्टमर्स के लिए होता है, कि जहां पे मान लीजिए एज स्लैब भी साथ में चेंज हो गई, और जैसा कि पूरे पोर्टफोलियो का ही प्रीमियम रिवाइज हो गया मेडिकल इन्फ्लेशन को चलते हुए। ज्यादातर हमने देखा है 10 से 12-15% के आसपास तक होता है, बट ऐसे तयशुदा कोई स्लैब नहीं है कि मैक्सिमम कैपिंग है। बट इसमें आप ये भी समझिए कि इंश्योरेंस कंपनीज एक बैलेंस बना के चलती है कि जैसे किसी पर्टिकुलर शहर का, जैसे मान लीजिए दिल्ली मुंबई जैसे शहर का प्रीमियम रिवीजन ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल का खर्च ज्यादा है। वहां पे अगर आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको कई लाखों रुपए का खर्चा होगा, वर्सेस अगर आप मान लीजिए किसी छोटे शहर में अगर आप रहते हैं तो वहां पे खर्चा कम है हॉस्पिटल का, तो वहां पे प्रीमियम रिवीजन भी कम होगा। तो इस तरह की 2-3 फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी ट्राई करती है उसको बैलेंस करने का। बट लाइक आई सेड, ये कई केसेस में जो है 30% से ज्यादा होता है, वो 5 से 10% कस्टमर्स का होता है। और अब प्रोडक्ट में काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कस्टमर को इनफैक्ट दिए गए, इसलिए और रिन्यूअल रेट भी बढ़ रहा है कि आप मान लीजिए रिन्यूअल के टाइम पे कुछ एक अपने प्लान को माइग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप डिडक्टेबल एक ऑप्शन होता है जिसमें कुछ एक राशि आप खुद से दे सकते हैं और उससे प्रीमियम कम कर सकते हैं। या फिर आप जैसे इंश्योरेंस कंपनी के बताए हुए प्रेफर्ड नेटवर्क पे अगर जाना चाहें, ऑप्शन है ये, तो आप वहां जा सकते हैं और डिस्काउंट ले सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस भी साथ साथ इनेबल करें। हाँ, लेकिन दिक्कत इसमें यही है सिद्धार्थ और हर्ष की, आप दोनों इस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, लेकिन 90% लोग अमूमन जो इवन पढ़ के लिख के भी चीज़ें लेते हैं वो उतनी बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं। बस एक जो भी एजेंट उन्हें बेच रहा है या जो भी उन्हें पॉलिसी बता रहा है या ऑनलाइन खरीद रहे हैं, उनको बेसिक चीज़ें समझ में आती है। इनफैक्ट इसीलिए IRDA ने कहा भी है कि आप पॉलिसी के अंदर जो भी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके लिए एक अलग से शीट बनाइए और 10-15 पॉइंट्स में उनको लिख के दीजिए कि भाई ये है, ऐसे ऐसे रिवीजन होगा। और फंसता कहाँ है आदमी? यहीं फंसता है कि भाई प्रीमियम स्लैब में कहाँ बदलने वाला है। अगर मुझे पता है कि मैं 44 का हूँ, अगले साल 45 का हो जाऊंगा और मेरी स्लैब बदलेगी तो उसमें इतना जंप आएगा, तो एक इंसान उसके लिए तैयार रहेगा, या फिर वो तो लेगा या नहीं लेगा वो डिसीजन। लेकिन उसके पास जब सरप्राइज आता है, दिक्कत वहाँ होती है। सेकेंडली, आपको ये बोल के बेचा जाता है 5 साल तक नहीं बढ़ेगा, या उसके अंदर कोई फाइन लाइन होती है, अगले साल आप देख रहे हैं 15%, 30% बढ़ गई। तो ये थोड़ी सी जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी बहुत ज़रूरत है। एक हर्ष, अगला सवाल, और ये सवाल मतलब डायरेक्टली इस चीज़ से नहीं जुड़ा है, लेकिन डेफिनेटली इस चीज़ से एक बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट ज़रूर आता होगा। ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आप किसी एक्स हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पर अगर आप कोई पर्टिकुलर एक सर्जरी करा रहे हैं, एक ऑपरेशन करा रहे हैं, तो वो विद इंश्योरेंस 1.5 गुना से 2 गुना ज़्यादा उसका दाम होता है, और विदाउट इंश्योरेंस वो कम से कम आधा या उससे कम सस्ता होता है। क्या ये भी एक बड़ी, मतलब क्या कहूँ इसको, गोरखधंधा है या कोई एक लॉजिकल चीज़ है, समझ से परे है ये?
जी हाँ विपिन जी, मैं दो चीज के बारे में बताऊंगा। ये वाला जो सवाल आपने पूछा उससे बाद में आता हूँ। आपने एक पहली चीज बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपने कहा था जब ये पॉलिसीज माइग्रेट होती हैं, क्या पॉलिसी होल्डर को ये ऑप्शन दिया जाता है कि नहीं, कि वो माइग्रेशन उन्हें करना है कि नहीं। तो इस पे मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जो ये मैटर मैंने खुद रेगुलेटर के साथ लिया था और मैंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा भी था, लेकिन कुछ हुआ नहीं आखिर में। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है इस मैटर को लेके कि अगर आप एक पॉलिसी माइग्रेट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, वो पॉलिसी होल्डर के ऊपर है कि वो ये ऑप्शन ले ना ले। सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर जजमेंट है इस मैटर में, एंड दैट इज सुप्रीम कोर्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। मैं हाई कोर्ट या कोई आगे चैलेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिससे कहते हैं कि जब मैं एक पॉलिसी आपने बेची है, लाइफ टाइम गारंटी रिन्यूअल दिया है आपने, वो पॉलिसी धारक को ऑप्शन होना चाहिए कि उसे पॉलिसी माइग्रेट करना है कि नहीं करना है। करेक्ट, ये बहुत क्लियर है मैटर। अब ऐसे नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली हर्ष का ऑडियो शायद थोड़ा इशू हो गया या उनकी लाइन में थोड़ा सा इशू हुआ। वेल, एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त यहाँ पर आ गया, तुरंत ब्रेक ले लेता हूँ, आके हर्ष की बात को पूरा करवाएंगे और साथ में कुछ अहम सवाल की हेल्थ पॉलिसी इसलिए है कि बुरे वक्त में किसी को स्वास्थ्य के लिए पैसों की जब उसको कोई इमरजेंसी हो, कमी ना पड़े, चाहे वो कैशलेस क्लेम हो, चाहे वो जा रहा हो। लेकिन हर चीज़ में यही होता है कि इतनी ज़्यादा कंडीशंस निकल आती हैं कि जो बीमा खरीदने वाला व्यक्ति है वो परेशान हो जाता है कि उसने साल भर या जितने भी वक्त प्रीमियम भरी, लेकिन जब वक्त आया तो उसके लिए दिक्कत हो गई। तो आई थिंक और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। कुछ और अहम सवाल इस पर उठाएंगे। छोटा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद उन बातों को आगे बढ़ाएंगे। कंज्यूमर अड्डा और बात हो रही है हेल्थ इंश्योरेंस की। स्वास्थ्य बीमा रिन्यूअल धीमा, कुछ लोगों को अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर छोड़ने पड़े या उन्होंने खुद को डाउनग्रेड किया क्योंकि प्रीमियम बढ़ गए। कंपनियों का कहना है कि उनके लिए खर्चे बढ़ रहे हैं, क्लेम बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रीमियम बढ़ाना उनकी ज़रूरत है। उसका एक और पहलू सिद्धार्थ जी ने हमें बताया कि बहुत सारे लोग रिन्यूअल भी करा रहे हैं, लेकिन एक अलग नज़रिए से उसको देखें तो वहाँ तो हमें एक इंक्रीज दिखाई दे रही है। वेल, लेकिन इस सारी बातचीत के बीच जो असल पेन पॉइंट्स हैं, जब आप पॉलिसी खरीदते हैं उस समय क्या कहा गया, प्रीमियम्स को कैसे बढ़ना चाहिए, आपको कितने डिस्क्लोजर्स दिए गए, आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि हेल्थ कवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसमें जितनी क्लैरिटी आए और जितनी ट्रांसपेरेंसी हो उतनी बेहतर बात होगी। वेल, तो हर्ष, आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जवाब चल रहा था और उस समय हमारा लिंक ड्रॉप हुआ, लेकिन आप अपनी बात कंटिन्यू करेंगे प्लीज। जी हाँ विपिन जी, तो मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत क्लियर जजमेंट है इस मैटर को लेके कि जब आप एक पॉलिसी बेचते हैं किसी ग्राहक को, आपने उसमें लिखा है कि लाइफ टाइम फ्री, लाइफ टाइम गारंटीड रिन्यूअल है, और फिर आप जब बीच में कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं तो ग्राहक को एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी कंटिन्यू करे, और अगर चॉइस है उनकी 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 अगर मर्जी है तो वो नए पॉलिसी में माइग्रेट करे। अब ये चीज ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ये मैं क्यों कह सकता हूं कि मैंने खुद एक इनिशिएटिव लिया था जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा था कि ग्राउंड लेवल पे एक पर्टिकुलर एक केस जो मेरे सामने था कि भाई ये केस में कंपनी कंपलसरी माइग्रेशन बोल के कर रही है, जब आपके गाइडलाइंस है, आपके डायरेक्टिव्स हैं कि नहीं, ये कस्टमर को ऑप्शन मिलना चाहिए। मैंने आईआरडी को भी इस मैटर में लिखा था कि ये एक वायलेशन है, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, और प्लीज एज ए रेगुलेटर आप इसमें ध्यान दें। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अल्टीमेटली ये बातें घूम घूम के ये इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट किया गया था। इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत वेग रिप्लाई दिए। इसका सोल्यूशन एक था मेरे सामने कि मैं आई कुड हैव फाइल्ड अ कंटेम्प्ट पिटीशन इन कोर्ट, लेकिन वो मुझे इंडिविजुअली मुझे अपने रिसोर्सेज उसमें लगाने नहीं थे। पॉइंट ये है कि जो आपने मुद्दा उठाया था कि जब ये पॉलिसी माइग्रेट होती है, ओके, तब क्या ये पॉलिसी धारकों को कंपलसरी माइग्रेशन बोल के आपको ऑप्शन है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से आपको एक ऑप्शन देना है कि अगर पॉलिसी धारक चाहे तो वो पुरानी पॉलिसी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अब दूसरे सवाल पे आते हैं जो आपका था कि जब हॉस्पिटल में आप जाते हैं और कोई पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है, और अगर हॉस्पिटल को पता चलता है कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वो सारे कॉस्ट इन्फ्लेट करती हैं। तो यस, सिलेक्टिव केसेस में हमने देखा है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका नुकसान जो है वो पॉलिसी धारक को ही भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम्स बढ़ते हैं तो वो प्रीमियम रिवाइज करते हैं, जो हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी। जी जी जी, बिल्कुल, मैं वही कह रहा था हर्ष की ये एक पूरी विशेष साइकिल है जो एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कि अगर आपकी वहां पर कॉस्ट इन्फ्लेट होगी तो फिर डेफिनेटली आपके प्रीमियम बढ़ेंगे, और आपके प्रीमियम बढ़ेंगे तो भार किस पर आना है? वो तो ग्राहक के ऊपर ही आना है। सिद्धार्थ,
पहले भी हमने आपसे बातचीत की थी और तब ये कि जो IRDA सोच रहा है कि एक आउटलुक पॉलिसी की भाई मैं साल भर तक चला के देखूं कि ये बीमा वो बिल्कुल होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे की पूरे सेक्टर को या पर्टिकुलर ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, यहाँ पर IRDA को एक पूरा रिविजिट करने की ज़रूरत है। बाजार में प्रोडक्ट बहुत सारे आ गए हैं लेकिन उनमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है, उनमें क्लैरिटी जितनी होनी चाहिए या जितनी, मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के रखी जाती है कि नहीं रखी जाती है, वो तो कंपनीज जाने, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इसमें क्लैरिटी नहीं देंगे, जैसा अभी बड़ा एग्जाम्पल हर्षवर्धन ने दिया कि आप अगर ऑल ऑफ सडन चेंज कर देंगे तो मेरे पास वो ऑप्शन होनी चाहिए, मुझे सब पता होना चाहिए अपनी पॉलिसी के बारे में। अभी तो हम शायद आधे घंटे में ये बात कर ही नहीं पाएंगे कि जब ये पॉलिसी लेके हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कैशलेस लेते हैं, इलाज होता है, उसके बाद की जो पूरी प्रोसेस है वो कितनी पेनफुल है। तो डोंट यू थिंक कि इस पूरे सिस्टम को एक ओवरहॉल की जरूरत है? IRDA को पूरा ये जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला मामला है इसको रिविजिट करके देखना चाहिए और नए गाइडलाइंस यहाँ लेके आने चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक विपिन जी आपने बहुत सही बात कही है। ये पूरे सिस्टम को एक बार देखने की जरूरत है। बट मैं इसमें एक जो चीज कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम में इसका एक जो अहम हिस्सा है वो हॉस्पिटल फी है। तो आई थिंक जो एक बीच में ये कॉन्वर्सेशन चलती है कि हेल्थ केयर रेगुलेटर की शायद कहीं ना कहीं हमारे देश में जरूरत है, क्योंकि अगर खाली एक तरफ एक दोनों जो पार्टीज हैं, एक तरीके से हॉस्पिटल्स और एक दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज, तो दोनों को कहीं ना कहीं मिलके काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक में अगर मान लीजिए हॉस्पिटल्स में कॉस्ट बढ़ेगी और इंश्योरेंस कंपनी को भी वो कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी और अल्टीमेटली नुकसान सही कहा कि बिल्कुल पॉलिसी धारक का होगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन को अगर बढ़ाना है तो ये दो जो की कंपोनेंट्स हैं इस सिस्टम के, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के, जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं और साथ में हेल्थ हॉस्पिटल्स हो गए, डायग्नोस्टिक्स हो गए, वहां पे भी एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो कॉस्ट मान लीजिए बढ़ती जाएगी आज की डेट में, जैसा कि आपने कहा कि कई केसेस में ऐसा भी होता है, अगर आपका सबसे पहला सवाल ही जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है। किसी किसी केसेस में वहां पे फिर आपकी प्राइसिंग डिफरेंट हो जाती है कि आपका अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो मे बी ज्यादा प्राइसिंग हो जाती है। वो अगर चलेगा और ऐसे चलता रहेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, प्राइसिंग ज्यादा हो जाती है। मेनी हॉस्पिटल्स तो अब ये प्रैक्टिस करने लग गए हैं सिद्धार्थ, इट्स कि वो आपसे पहले एक डिपॉजिट रखवाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास क्लेम इतने दिनों बाद पहुंचता है, जबकि सारी गाइडलाइंस है और वो आपसे, तो फिर कैशलेस का मतलब ही खत्म हो जाता है। अगर मुझे वहां पर 90 दिन के लिए एक्स अमाउंट जमा करना है फिर तो मैं वैसे भी कर लेता। तो खैर बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पे। मेरा समय आज के लिए समाप्त हो रहा है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है जिसको आज हमने इसीलिए उठाया कि एक व्यक्ति जो कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहा है, पहली बात तो खरीदने के वक्त ही, वो तो बहुत बात की बात है कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आएगी, खरीदने के वक्त ही उसके पास इतनी क्लैरिटी हो, इतने सारी चीजें हो जहां पर उसे पता चले कि वो क्या ले रहा है, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको कहीं रिपोर्ट कर सके, उसको चेंज करने की आज़ादी हो। पोर्टेबिलिटी भी शायद किसी दिन इसमें हम आते हुए देखेंगे, लेकिन ये बात तय है कि इस पूरी चीज़ में एक कंप्लीट ओवरऑल की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली इस समय बीमारियां बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल से के रीज़न से कह लीजिए और किसी रीज़न से, और आने वाले दिनों में हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व और बढ़ेगा, लेकिन लोग परेशान ना हो, कोशिश यही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, इस चीज़ को और आगे तक ले जाएंगे, ताकि जो भी यहाँ पर लूप होल्स हों वो आगे तक पहुँचे और उनको ठीक करने की कोई कोशिश कहीं से शुरू हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।